जनसभा में मंच पर उपस्थित हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष, हमारे वरिष्ठ साथी सम्मानीय गोवर्धन भाई झड़पिया जी, हमारे बहुत ही लोकप्रिय प्रत्याशी, हम सबके बीच के साथी श्री जसवंत सिंह सुमन भाई भाभोर जी, हमारी राज्य सचिव श्रीमती कैलाश बेन अर्जुन भाई परमार जी, श्री सतीश भाई गोविंद भाई पटेल जी, श्री कनु भाई पटेल जी, श्री शंकर भाई दीपा भाई अमलियार जी, श्री दशरथ भाई रियासिंह भाई बारिया जी, नरसिंह भाई अबीन जी, हमारे क्लस्टर के प्रभारी और मेरे साथ राज्यसभा में साथी राम सिंह भाई राठवा जी, हमारे कुबेर भाई हसमुख भाई ढिंढोर जी, बच्चू भाई मंगन भाई खाबड़ जी, श्री करण सिंह सोमन जी भाई डामोर जी, बाबू भाई कांति भाई पटेल जी, रमेश भाई भूरा भाई कटारा जी, शैलेंद्र भाई सुमन भाई भाभोर जी, सभी वरिष्ठ साथीगण जो मंच पर उपस्थित हैं और इतनी बड़ी संख्या में आए हुए देवियों और सज्जनों, माताएं, बहनें, बुजुर्ग और मेरे नौजवान साथी और मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, आज मेरा ये सौभाग्य है कि मुझे आज इस चुनावी सभा में दाहोद में आने का सौभाग्य मिला और अपने प्रिय साथी जसवंत भाई भाभोर जी के लिए मत मांगने के लिए, आपका मतदान के लिए आशीर्वाद मांगने का मुझे सौभाग्य मिला है। सबसे पहले तो मैं जो आप लोगों की इस गर्मी में इतनी बड़ी संख्या देख रहा हूं और जो मैं उत्साह देख रहा हूं, जो मैं ऊर्जा देख रहा हूं, जो मैं खुशी देख रहा हूं, वह मुझे आश्वस्त कर रहा है कि आपने 7 तारीख को जसवंत भाई भाभोर जी को फिर से दिल्ली भेजने का निर्णय ले लिया है। इस बात के लिए आपको मैं बधाई देना चाहता हूं। मित्रों, यह चुनाव जहां सिर्फ जसवंत भाई भाभोर जी का नहीं है, यह चुनाव एक बहुत बड़े मकसद को लेकर के है और वह मकसद है कि हम भारतीय जनता पार्टी आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आगे चलकर विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने का संकल्प है और इसलिए यह चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं बार बार बोलता हूं और यहां भी मैं बोलना चाहता हूं, लगभग 40 साल से ज्यादा मैं राजनीति में हूं, 35 साल से ज्यादा मैं एमएलए, विधायक, सांसद रहा, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि यह हम सबका सौभाग्य है। हम सबका यह सौभाग्य इसलिए है कि पिछले 10 वर्षों में भारत की राजनीति की परिभाषा, भारत की राजनीति की संस्कृति, भारत की राजनीति की चाल ढाल, भारत की राजनीति का कार्य करने का तौर तरीका, ये सारी भारत की संस्कृति को, राजनीतिक चरित्र को बदलने का किसी ने काम किया है तो वह हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। 10 साल पहले साधारण मनुष्य क्या सोचता था? 10 साल पहले साधारण मनुष्य सोचता था कुछ नहीं बदलेगा, यह तो ऐसे ही चलेगा, राजनीति का रवैया ही ये है, सब गलत हैं, सब बेईमान हैं, कुछ देश में बदलने वाला नहीं है। ये साधारण मनुष्य का मन बन चुका था। लेकिन जब आपने 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी को भारत का प्रधानमंत्री बनाया तो आज यही भारत उत्साह के साथ
उमंग के साथ बदलता भारत आज विकसित भारत के संकल्प को लेकर के चल पड़ा। यह बदलता भारत हमको देखने को मिला। मित्रों, मैं यहां यह भी आपको कहना चाहता हूं, और सब लोगों ने इन बातों को अब मुझसे पहले भी कहा होगा, और वो ये है कि पहले पॉलिटिक्स होती थी जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, तुष्टीकरण के नाम पर, वोट के अपीजमेंट के नाम पर, वोट बैंक की राजनीति के नाम पर। उनको समाज से लेना देना कुछ नहीं होता था। समाज को खंडित कैसे किया जा सके, समाज को तोड़ा कैसे जा सके, समाज को जातियों में कैसे बांटा जा सके, और जातियों की आवाज को उठा करके अपना वोट बैंक कैसे बनाया जा सके, इस तरीके से तुष्टीकरण के नाम पर, वोट के अपीजमेंट के नाम पर, वोट बैंक की राजनीति के नाम पर उनको समाज से लेना देना कुछ नहीं होता था। समाज को खंडित कैसे किया जा सके, समाज को तोड़ा कैसे जा सके, समाज को जातियों में कैसे बांटा जा सके, जातिवाद की राजनीति, धर्म की राजनीति, यह 10 साल पहले का रवैया था। लेकिन जब से मोदी जी आए तब से ये जातिवाद, ये धर्म पर, ये हर दृष्टि से जो ये राजनीति चल रही थी, इसको धत्था दिखाकर, इसको चुनौती देकर के आज भारत की राजनीति विकासवाद की राजनीति हो गई, विकासवाद की। आज रिपोर्ट कार्ड की राजनीति हो गई। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे पहले भी जितने वक्ता बोले होंगे, सबने बताया होगा देश के लिए क्या किया, गुजरात के लिए क्या किया, दाहोद के लिए क्या किया। ये बातें रिपोर्ट कार्ड के रूप में रखी गई होंगी। हमारे भाभोर साहब ने आपको बताया होगा। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि विकासवाद की राजनीति, रिपोर्ट कार्ड की राजनीति, रिस्पॉन्सिबिलिटी की राजनीति, अकाउंटेबिलिटी की राजनीति, यह परिवर्तन हम लोगों को देखने को मिला है। और मोदी जी के नेतृत्व में भारत अब मांगने वाला भारत नहीं, अब आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत बन रहा है। आज भारत जो अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति है, उसकी चिंता करने वाला भारत बन गया है मोदी जी के नेतृत्व में। और पॉलिटिक्स ऑफ रिफॉर्म, बदलाव लाओ, पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्म एंड पॉलिटिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्म। पहले बदलाव लाओ, बदलाव पर काम करो और काम करके देश को बदल डालो। इस तरीके से आगे बढ़ो, इस बात को लेकर के चले। मैं आज यहां पर आया हूं, ये जनजातीय क्षेत्र है। मैं कहना चाहता हूं कि जनजाति लोगों के साथ सभी पार्टियों ने राजनीति की। ये अकेली भारतीय जनता पार्टी थी जिसने राजनीति नहीं की, जिसने जनजातियों की तस्वीर और तकदीर को बदलने का काम किया है। अगर किसी ने उसको आत्मसम्मान दिया तो वो प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया है। आज हम गौरव के साथ कह सकते हैं कि 70 साल के बाद, 75 साल के बाद कभी किसी को सूझा नहीं था। आज मोदी जी ने
भारत के प्रथम नागरिक, भारत के राष्ट्रपति, महिला राष्ट्रपति, आदिवासी जनजाति क्षेत्र से आने वाली को भारत के राष्ट्रपति बनाने का काम किया। आज ये कितना बड़ा सम्मान, कितना बड़ा गौरव, कितनी बड़ी आवाज, और ये आवाज सिर्फ भारत के अंदर नहीं, दुनिया में गूंजी है कि आज अगर आदिवासी भाई को सम्मान मिला है और आदिवासी भाइयों और बहनों को सम्मान मिला है तो मोदी जी के नेतृत्व में मिला है। मैं यहां यह भी कहना चाहता हूं, कभी गुजरात दिवस भी होता है, कभी महाराष्ट्र दिवस भी होता है, कभी पंजाब दिवस भी होता है, कभी जातियों का दिवस भी होता है, लेकिन कभी भी जनजाति गौरव दिवस नहीं मनाया जाता था। ये मोदी जी ने शुरू किया कि आज 15 नवंबर जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। उसी तरीके से हमारे जनजाति भाइयों के लिए आर्थिक दृष्टि से बजट को भी मोदी जी ने 3 गुना बढ़ा दिया है, 3 गुना बढ़ा दिया है। आज मुझे खुशी है आपको बताते हुए कि एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, इसमें जो पैसा खर्च हो रहा है 1 गुना नहीं, 2 गुना नहीं, 3 गुना नहीं, 10 गुना नहीं, 21 गुना बढ़ा दिया है, 21 गुना, ताकि हमारे ट्राइबल भाई, हमारे आदिवासी भाई के बच्चे शान से पढ़ सके, रेजिडेंशियल स्कूल में पढ़ सके, इज्जत के साथ खड़े हो सके और मुख्य धारा में भारत को आगे ले जाने में कोई कसर न छोड़े, इसके लिए उन्होंने काम किया। मित्रों, मैं यहां यह भी कहना चाहता हूं कि लगभग अगर स्वच्छता अभियान की बात करें तो 1.5 करोड़ स्वच्छता घर, इज्जत घर ये ट्राइबल इलाके में बनाए गए हैं। यानी प्रधानमंत्री मोदी जी ने महिला सशक्तिकरण के साथ साथ आदिवासी सशक्तिकरण भी किया। आदिवासी इलाके में स्वच्छता अभियान के साथ जोड़ा गया। पीएम जन्म, इस कार्यक्रम के तहत लगभग 24,000 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। और मैं आदिवासी भाइयों को बताना चाहता हूं कि वनधन केंद्र के माध्यम से आदिवासी उत्पादकों के लिए और नए हाट बनाने का काम जहां प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है, वहीं वनधन विकास केंद्र के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने जसवंत सिंह भाभोर और सब लोगों के कहने पर 4,000 करोड़ रुपए आवंटित किया, 4,000 करोड़ रुपए। और वनधन केंद्र में जो सैंक्शन में से डिस्पर्स हुआ है 400 करोड़ रुपए लोगों को वनधन केंद्र के विकास के लिए डिस्पर्स भी कर दिया गया है। मैं एक बात और बताना चाहता हूं, देश में तो गुजरात आगे है ही है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने 10 साल के अंदर हमारी अर्थव्यवस्था को, हमारी इकोनॉमी को, हमारी आर्थिक विरासत को, जो 11वें नंबर पर खड़ी थी, 11वें नंबर पर, उसको ब्रिटानिया को पछाड़कर, जिस ब्रिटेन ने हमको 200 साल राज किया, उसको पछाड़कर आज भारत की अर्थव्यवस्था 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गई, 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था। और आप जसवंत सिंह भाभोर जी को चुनाव जिता के भेजना, मोदी जी को तीसरी बार हम प्रधानमंत्री बनाएंगे, भारत की जनता बनाएगी और 2 साल के अंदर भारत 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा, 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था। मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं, गुजरात दवाई बनाने में नंबर 1 है और आपके परिश्रम से और मोदी जी की नीति के कारण आज भारत दुनिया में दवाई बनाने में नंबर 2 पर आकर के खड़ा हो गया है। दुनिया की डिस्पेंसरी बन गया है भारत। सबसे सस्ती दवा और सबसे असरदार दवा आज भारत बना रहा है और हमारा एक्सपोर्ट 138% बढ़ गया है। आप लोगों ने बचपन में सुना होगा जापानी गाड़ियां, डैटसन, टोयोटा। आपको जानकर खुशी होगी, मोदी जी के नेतृत्व में हमने जापान को पछाड़कर भारत आज 3रे नंबर का ऑटोमोबाइल मार्केट बन गया, 3रे नंबर का। हमने जापान को पछाड़ दिया। अब हमारे आगे सिर्फ 2 खड़े हैं, अमेरिका और चाइना, और समय आते आते
हम आगे बढ़ जाएंगे मोदी जी के नेतृत्व में, ये भी आपको ध्यान रखना। पेट्रोकेमिकल्स में हम आगे निकल गए, इस्पात में हम दूसरे नंबर पे पहुंच गए चौथे नंबर से। और मैं एक बात और बताऊंगा आपको, आप लोग मोबाइल लेकर के चलते हैं, 10 साल पहले आपके मोबाइल पे लिखा होता था मेड इन चाइना, मेड इन ताइवान, मेड इन कोरिया, मेड इन जापान। आज आप सबके हाथ में जो मोबाइल है उस पे लिखा हुआ है मेड इन इंडिया। आज भारत में मोबाइल फोन 97% मोबाइल फोन बन रहा है और दुनिया का दूसरे नंबर का एक्सपोर्ट हो गया। ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। अगर मैं नेशनल हाईवे की बात करूं तो मैं आपके सामने बताना चाहता हूं कि नेशनल हाईवे 55,000 किलोमीटर बना है पिछले 5 सालों में और लगभग 52,000 किलोमीटर हमारे रेलवे ट्रैक इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है। यानी रेल में, हाईवेज में हर दृष्टि से विकास के एक नए आयाम को आगे बढ़ाया गया है। आज सौराष्ट्र में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज आ गया। आज हाईवेज पे हाईवेज बन रहे हैं, हर दृष्टि से विकास हो रहा है। लेकिन उससे ज्यादा बड़ी बात यह है जो हमें ध्यान में रखना चाहिए कि गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, युवा, किसान, आदिवासी, इनकी तस्वीर अगर बदली है तो मोदी जी के नीतियों के कारण बदली है। आज प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 80 करोड़ की जनता को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल, 1 किलो दाल, इसका फर्क क्या पड़ा है? सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि गुजरात में भी 80 करोड़ में 3 करोड़ 40 लाख गुजरात के लोग हैं जिनको 5 किलो गेहूं और 5 किलो चावल और 1 किलो दाल मिल रहा है। फर्क क्या पड़ा है? फर्क ये पड़ा है कि आज भारत में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को 25 करोड़ लोग आज गरीबी की रेखा से ऊपर आ गए, उनको जीने का अधिकार अच्छा मिला। इसको भी हमको समझना चाहिए। प्रधानमंत्री आवास योजना, यहां बैठे हैं सब लोग, लंबे समय से एमएलए रहे हैं, इनसे पूछिएगा, इनको एक एक पंचायत में इंदिरा आवास योजना में कांग्रेस के जमाने में 2-2 मकान मिलते थे, 2-2 मकान। मैं तो जब एमएलए बना 1993 में तो मैं बोलता था अपने बीडीओ को, भैया ये तू ही रख ले, मैं क्या करूंगा इस दो घरों को लेकर के, किसको बांटूंगा, किसको दूंगा। आज मोदी जी के जमाने में एक एक गांव में 40-40, 50-50 मकान बन रहे हैं प्रधानमंत्री आवास योजना में। और कितने मकान बन गए? 4 करोड़ मकान बन करके तैयार हो गए और लोगों को दे दिए। और फिर से आपने मोदी जी को, हम लोगों ने प्रधानमंत्री बनाना है और उनका संकल्प है कि अगले 5 साल में 3 करोड़ पक्के मकान और बनेंगे। कोई घर कच्चा नहीं रहेगा, सबको पक्के मकान के नीचे रहने का मौका मिलेगा। यहां बैठे हैं सब लोग, मैं बताना चाहूंगा, हम सब लोग चिट्ठी लिखा करते थे, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, मेरे इलाके में एक आदिवासी गरीब व्यक्ति को कैंसर हो गया है, बाईपास होना है, उसकी हार्ट का ऑपरेशन होना है, वैल्व लगना है, उसका किडनी का ऑपरेशन होना है, 5 लाख रुपए देने की अनुशंसा कीजिए, 3 लाख रुपए देने की अनुशंसा कीजिए, 2 लाख रुपए देने की अनुशंसा कीजिए। जब हम 3 मांगते थे तो 1.5 मिलता था, जब 1.5 मांगते थे तो 75 मिलता था, बाकी हम जनता से इकट्ठा करके काम करते थे। लेकिन जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, आपको जानकर खुशी होगी कि भारत का कोई भी गरीब, 10 करोड़ 74 लाख परिवार, 55 करोड़ लोग, भारत की 40% की आबादी, और ये गरीब आबादी कौन है? ये गरीब लोग रिक्शा वाला, ठेला वाला, रेड़ी वाला, सब्जी वाला, ये सब्जी के उसमें बोझा ढोने वाला, बस का ड्राइवर, बस का क्लीनर, ट्रक का ड्राइवर, ट्रक का क्लीनर, बस का कंडक्टर, लिफ्ट मैन, होटल में वेटर का काम करने वाला, सैलून में बाल काटने वाला, कूड़ेदान से प्लास्टिक इकट्ठा करने वाला, ऐसे गरीब लोगों को प्रधानमंत्री जी ने हर साल गंभीर बीमारी से लड़ने के लिए 5 लाख रुपए का, गंभीर बीमारी से लड़ने के लिए हेल्थ कवर दिया, 5 लाख रुपए का।
और अब मेरी बात आप कान खोल कर सुन लीजिए। मोदी जी का संकल्प है, तीसरी बार वो प्रधानमंत्री बनेंगे। अब इस देश में कोई भी माता जिसकी उम्र 70 साल से ऊपर हो गई है, कोई भी बुजुर्ग जिसकी 70 साल से ऊपर उम्र हो गई है, किसी भी जाति का, किसी भी मजहब का, किसी भी इलाके का, किसी भी आमदनी का, अमीर हो या गरीब, सबको मोदी जी की तरफ से 5 लाख रुपए का आयुष्मान भारत का कार्ड मिलेगा। 5 लाख सबको। ये बदला हुआ भारत है मोदी जी के नेतृत्व में। आप सोचो, 70 साल से ऊपर इंश्योरेंस कंपनी भी 70 साल से ऊपर के लोगों का इंश्योरेंस नहीं करती है, और मोदी जी 70 साल से ऊपर के लोगों को हर को 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर देंगे। 5 लाख। और मित्रों, मानवता की बात देखो, सोच देखो मोदी जी की। किसी ने किन्नर समाज के बारे में नहीं सोचा, किसी ने नहीं सोचा कि वो हमारे समाज के भागीदार हैं। मोदी जी ने तय किया है, इस देश का कोई भी किन्नर समाज का व्यक्ति होगा, उसको आयुष्मान भारत से जोड़ा जाएगा। उसको जीने का अधिकार है, उसको आगे बढ़ने का अधिकार है। इसलिए मित्रों, हर दृष्टि से हमारी बहनें बैठी हैं, मैं बताना चाहता हूं, मोदी जी का संकल्प है 5 साल में 3 करोड़ दीदियों को लखपति दीदी बनाया जाएगा। 3 करोड़ दीदियों को। मित्रों, आप देखिए, 30 साल से, अब ये 2029 का जब चुनाव होगा, नारी शक्ति वंदन विधेयक के तहत हमारे पार्लियामेंट में 33% महिला एमपी बनकर के जाएंगी। और जब अगला गुजरात का विधानसभा का चुनाव होगा, तो उस चुनाव में भी 33% बहनें हमारी चुन करके जाएंगी और विधानसभा में बैठेंगी। जो काम 3 दिन में, 3 साल में, 30 साल में नहीं हुआ, वो 3 दिन में मोदी जी ने करके दिया है। इसलिए विकास के दृष्टि से नए आयाम लिखे गए हैं और उनको बढ़ाया गया है। मैं यहां यह भी बताना चाहता हूं, गुजरात बड़ा भाग्यशाली है। आपको 2 सेमीकंडक्टर यूनिट मिल रहे हैं, एक धोलेरा में और एक सनद में 2 सेमीकंडक्टर यूनिट मिल रहे हैं। देश में 3 आए हैं, एक आसाम में और 2 यहां लग रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से विकास हो रहा है। और 6 सिटीज को स्मार्ट सिटी में जोड़ लिया गया है और उसमें उसको आगे बढ़ाने का काम किया गया है। और मुझे खुशी है कि 11,400 करोड़ रुपए खर्च होंगे और इसमें से दाहोद भी स्मार्ट सिटी में आ गया है। दाहोद भी स्मार्ट सिटी से जुड़ेगा। और इसी के साथ साथ मैं ये भी बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री मित्र टेक्सटाइल पार्क नवसारी में रेलवे पर 14 गुना बजट बढ़ा दिया गया है और अगले 5 साल में अहमदाबाद टू मुंबई बुलेट ट्रेन चलेगी। देश में पहली चलेगी तो वो गुजरात से चलेगी, वो भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। और मैं अहमदाबाद में मेट्रो को ऑपरेशनलाइज कर दिया गया है और उसी के साथ साथ 8 नए एयरपोर्ट खोले गए हैं और उसी तरीके से सूरत का भी नया एयरपोर्ट बन रहा है। हर तरीके से दिल्ली को अहमदाबाद से, मुंबई से, चेन्नई से जोड़ने का कॉरिडोर का काम चल रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री जी ने सबसे लंबा केबल का ब्रिज, जिसे हम सुदर्शन सेतु कहते हैं, उसको भी ऑपरेशनलाइज कर दिया है। इसलिए बदलता भारत, बदलता गुजरात, बढ़ता गुजरात, विकसित भारत, इस सारे बात को लेकर के हम चले हैं और आगे बढ़ रहे हैं। मैं यहां ये भी कहना चाहता हूं कि आपके यहां की वाटर सप्लाई दाहोद की, उस पर 840 करोड़ रुपए खर्च हो रहा है और वो विकास के साथ जोड़ा जा रहा है। मुझे ये भी खुशी है आपको बताते हुए कि आपके यहां 9,000 हॉर्स पावर का इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव प्रोडक्शन का दाहोद में स्थापित हुआ जा रहा है। उसके लिए मैं विशेष करके आपको बधाई देता हूं, जिसमें 20,000 से ज्यादा तो डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मिलेगी और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट लगभग लाख से ज्यादा लोगों को मिलेगी और विकास का काम होगा। मित्रों, हमारे दृष्टि से जो मैंने बातें कहनी है उन बातों को मैंने कहा है, लेकिन इसके साथ साथ मैं एक बात और भी बताना चाहता हूं। हमने अपनी बात तो कर ली,
लेकिन हम अपने विरोधी क्या कर रहे हैं उसके बारे में अगर हम चर्चा नहीं करेंगे तो शायद मैं न्याय नहीं करूंगा। और मैं इसलिए बोलता हूं कि देखो, अमावस्या जब तक जानोगे नहीं तब तक पूर्णमासी का मजा नहीं आएगा। जब तक अंधेरा समझोगे नहीं तब तक उजाले का महत्व तो समझ में नहीं आएगा। मैंने अभी तक तो आपको उजाला ही उजाला दिखाया कि किस तरीके से देश विकास कर रहा है मोदी जी के नेतृत्व में। लेकिन ये बात जान लो कि जो हमारे विरोध में खड़े हैं उनको आपसे कोई लेना देना नहीं है। वो सेवा के लिए नहीं आए हैं, वो मेवा खाने के लिए आए हैं। वो आपकी सेवा के लिए नहीं आए हैं, वो अपने परिवार को बढ़ाने के लिए आए हैं। ये गठबंधन गठबंधन, ये इंडी अलायंस, ये दो बातों का अलायंस है। मोदी जी कहते हैं भ्रष्टाचार हटाओ, वो कहते हैं भ्रष्टाचारियों को बचाओ। आप देखो, एक तरफ उजाला है, बोलो आपके पैसे का हकदार आप उसको चोरी होने दोगे? उस पर कोई डाका डालने दोगे? मोदी जी पहरेदार की तरह खड़े हैं कि नहीं खड़े? वो कहते हैं भ्रष्टाचार हटाओ, मोदी जी कहते हैं भ्रष्टाचार हटाओ, और वो कहते हैं भ्रष्टाचारियों को बचाओ। दूसरा, हम कहते हैं यहां सब लोग साधारण घर से आकर के राजनीति में काम कर रहे हैं और उनके यहां परिवारवाद, ये सारा घमंडिया गठबंधन ये परिवारवाद का गठबंधन है, परिवारवाद का। मैं आपके सामने देश की तस्वीर खींच के दिखाना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर से शुरू करता हूं। बोलो, जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला परिवार की पार्टी है कि नहीं है? मोहम्मद मुफ्ती और महबूबा मुफ्ती परिवार की पार्टी है कि नहीं है? सुखबीर बादल परिवार की पार्टी है कि नहीं है? चौटाला परिवार की पार्टी है कि नहीं है? मुलायम सिंह, अखिलेश, डिंपल परिवार की पार्टी है कि नहीं है? ये बिहार में लालू, राबड़ी, तेजस्वी, तेजप्रताप परिवार की पार्टी है कि नहीं है? ये टीएमसी, ममता, अभिषेक परिवार की पार्टी है कि नहीं है? ये साउथ में केसीआर, केटीआर, कविता परिवार की पार्टी है कि नहीं है? आप बताओ, ये करुणानिधि, उदयनिधि, स्टालिन परिवार की पार्टी है कि नहीं है? आप बताओ, शरद पवार, सुप्रिया सुले परिवार की पार्टी है कि नहीं है? आप बताओ, उद्धव को शिंदे नहीं दिखा, आदित्य दिखा, ये परिवार की पार्टी है कि नहीं है? ये सारी परिवार की पार्टियों का गठबंधन है और सब भ्रष्टाचारी है, सब भ्रष्टाचारी। राहुल गांधी बेल पर, सोनिया गांधी बेल पर, संजय सिंह बेल पर, हमारे लालू यादव बेल पर, हमारे टीएमसी के नेता बेल पर, डीएमके के नेता बेल पर, हमारे अरविंद केजरीवाल जेल में, मनीष सिसोदिया जेल में, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन जेल में, आजम खान जेल में, टीएमसी के नेता जेल में, डीएमके के नेता जेल में। ये सब घमंडिया गठबंधन है क्या? ये भ्रष्टाचारियों का टोला है, भ्रष्टाचारियों का। बोलो, ऐसे लोगों को आगे आने दोगे क्या? आने दोगे क्या? और मैं एक बात और बताऊं, ये दो बातों तो हैं ही, साथ में ये राम विरोधी भी हैं, ये सनातन विरोधी भी हैं और ये राष्ट्र विरोधी भी हैं। आप बताइए, यूपीए की सरकार ने सोनिया गांधी के नेतृत्व में कोर्ट में एफिडेविट दिया था कि नहीं कि राम काल्पनिक है? दिया था कि नहीं दिया था? कहा था कि नहीं कहा था कि राम का कोई ऐतिहासिक आधार नहीं है? कहा था कि नहीं कहा था कि राम का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है? वैज्ञानिक वैज्ञानिक तो आधार तो सिर्फ एक ही परिवार का है, बाकी किसी का तो है ही नहीं। राम काल्पनिक है। और बताइए, सुप्रीम कोर्ट में राम जन्मभूमि का किस्सा लटकाया था कि नहीं? अटकाया था कि नहीं? भटकाया था कि नहीं? और मोदी जी ने कोर्ट में रास्ता प्रशस्त किया और 22 तारीख को कठोर अनुष्ठान के बाद, 10 दिन के अनुष्ठान के बाद भव्य राम मंदिर में रामलला का प्राण प्रतिष्ठा हुआ। ये हम लोगों ने देखा। ये सनातन विरोधी हैं।
जब मैं सनातन विरोधी बोलता हूं तो आप बोलिए, ये उदयनिधि ने कहा था कि नहीं कहा था कि सनातन डेंगू है, सनातन मलेरिया है, और ये राहुल गांधी के मुंह पर ताला लगा था कि नहीं लगा था? सोनिया गांधी के मुंह पर ताला लगा कि नहीं लगा? प्रियंका गांधी के मुंह पर ताला लगा कि नहीं लगा? एक शब्द नहीं निकला किसी से, एक शब्द नहीं निकला। ये राजा बोलता है कि सनातन HIV है। बोलो, ये सनातन विरोधी है कि नहीं है? ऐसे लोगों को आगे आने दोगे क्या? पूछना कांग्रेस से। और मैं अंत में बोलता हूं, ये राष्ट्र विरोधी क्यों है? जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में नारे लगे, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। अफजल कौन था? अफजल वो था जिसने पार्लियामेंट के अटैक का मास्टरमाइंड था। उसको फांसी की सजा हुई। अब ये शर्मिंदा कौन हुए? JNU के छात्र। अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। कातिल कौन हुआ? सुप्रीम कोर्ट का जज। कातिल कौन हुआ? भारत के उस समय के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, जिन्होंने माफी नहीं दी। और दूसरे दिन राहुल गांधी इनके साथ खड़ा हो गया। राहुल गांधी JNU में गया और इनके साथ खड़ा हो गया। ये टुकड़े टुकड़े गैंग क्या बोलते थे? भारत होंगे टुकड़े टुकड़े, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। ये टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ जाकर के खड़ा हो गया राहुल गांधी, और अभी लोकसभा का प्रत्याशी बना दिया। बोलो, ये राष्ट्र विरोधी ताकतों के साथ हैं कि नहीं है? हैं कि नहीं है? ऐसे लोगों को आगे आने दोगे क्या? अभी नई चाल चली है, और वो नई चाल क्या है वो भी मैं आपको बता देना चाहता हूं। कल प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छे शब्दों में कहा, हमारे कांग्रेस के मैनिफेस्टो में माइनॉरिटीज को अलग तरीके से देखने का कोशिश हुई है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है, भीमराव अंबेडकर ने कहा है साफ शब्दों में कि कोई भी आरक्षण धर्म के आधार पर नहीं होगा। अगर आरक्षण होगा तो सामाजिक न्याय के लिए होगा। और इनकी साजिश है कि ये OBC, दलित, आदिवासी, हमारे महादलित, हमारे अति पिछड़ा, इनका रिजर्वेशन छीन कर, डाका डालकर माइनॉरिटी को तुष्टीकरण करते हुए मुस्लिम रिजर्वेशन में बदल देना चाहते हैं। बोलो, ऐसे होने देना है क्या? ऐसे होने देना है क्या? मित्रों, यह हमारे संविधान के ऊपर डाका डालना होगा। और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि हम इस बात को तय करें कि कांग्रेस जवाब दे लिखित में कि वह SC, ST, माइनॉरिटी, SC, ST और हमारे OBC का कोई भी रिजर्वेशन में बदलाव करके मुस्लिम माइनॉरिटी को नहीं देगी। ये लिख के दे। और उसी तरीके से कोई भी SC, ST और OBC का हिस्सा नहीं मारा जाएगा। और कोई भी राज्य में जहां इनकी सरकारें हैं, वहां कोई भी ऐसा कानून बनाकर इनका हिस्सा नहीं लिया जाएगा। मैं इसलिए आपके सामने ये बात रखना चाहता हूं कि आंध्र प्रदेश में 4 बार कोशिश हुई, कर्नाटक में 2 बार कोशिश हुई। क्या ऐसी चीजों को आगे बढ़ने देना है क्या? क्या ये मुस्लिम लीग का एजेंडा को आगे बढ़ाना है क्या? कांग्रेस पार्टी सही मायने में देश को जहां कमजोर करने वाली शक्तियां होती हैं, उनको मजबूती प्रदान करने का काम करती है, उनको ताकत देने का काम करती है, देश को विभाजित करने का काम करती है, देश के समाज को तोड़ने का काम करती है। और इसलिए मैं चाहूंगा कि मोदी जी का मंत्र सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस बात को आगे लेकर के बढ़ना है। बोलिए, हम बढ़ेंगे ना? हम बढ़ेंगे ना? जोर से बोलिए, बढ़ेंगे ना? अगर हमको बढ़ना है तो रास्ता एक है। 7 तारीख को आपकी उंगली होगी, EVM की मशीन होगी, सामने कमल का बटन होगा। 7 तारीख को आप उसको दबाएंगे, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे, देश को सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ बढ़ाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय गुजरात।
बहुत ही जानदार और शानदार बातें देश के दुनिया की